हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चार्ल्स डिकेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल स्टडी करेंगे, अ टेल ऑफ टू सिटीज। नेट से लेके जितने भी कंपटीशन उनमें कभी ना कभी क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं कैरेक्टर से रिलेटेड और कहानी से रिलेटेड। ये चार्ल्स डिकेंस के ऊपर 7th वीडियो है। शुरुआत मैं करूंगा दो एमसीक्यू से, बाद में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस नॉवल से रिलेटेड और कहानी वो सारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये केवल एक बेसिक नॉलेज के लिए। विच आर द टू सिटीज डील विद इन द डिकेंस नॉवेल्स अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज में कौन सी दो शहरों की बात की गई? अगर एक बात करें, एक शहर है वो है इंग्लैंड की कैपिटल, दूसरा फ्रांस की कैपिटल, लंदन एंड पेरिस। इसका आंसर है लंदन एंड पेरिस। नेक्स्ट है 12th। चार्ल्स डिकेंस नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज कैन बी कंसीडर्ड एज। टेल ऑफ टू सिटीज को हम मान सकते हैं, क्या ये हिस्टोरिकल नॉवल है, बी पिकारस एडवेंचर नॉवल है, रीजनल नॉवल है, क्षेत्रीय सोशियोलॉजिकल या सामाजिक नॉवल है। तो ये एक ऐतिहासिक नॉवल है। शुरू करते हैं। अ टेल ऑफ टू सिटीज, कहानी दो शहरों की। ये पब्लिश हुआ था 1859 में। हिस्टोरिकल नॉवल है और ये घूमती है कहानी दो शहरों के इर्द गिर्द, लंदन और पेरिस। कहीं पे जो सीन है वो इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में शिफ्ट होंगे और कहीं पर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में और उसके आसपास के क्षेत्र में ये कहानी घूमती है। एक फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर मानिए। ही साइलेंट है, ये फ्रेंच वर्ड है डॉक्टर मानिए, जो 18 साल से एक कैद खाना है पेरिस में, जेल है बेस्टाइल, उसमें ये कैद थे बिना किसी जुर्म के। ये उसमें 18 साल से कैद थे। इनको जब रिहा कराया जाता है तो कहानी शुरू होती है। इस नॉवल में हम पढ़ेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उससे पहले की कंडीशन, किस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके बाद में रेन ऑफ टेरर हुआ था। एक डर का राज्य हो गया था, कत्लेआम हो रहा था, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो 1789 में हुआ था और ये एक ऐसा इवेंट था जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित करा था। रोमांटिक एज के जो राइटर्स थे वो सारे के सारे इससे प्रभावित थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो स्लोगन्स थे, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, इसने पूरे दुनिया के लोगों को एकजुट करा था। शुरू करते हैं आगे। ये नॉवल जो है शुरू होता है 1775 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले इसकी कहानी शुरू होती है। डॉक्टर मानिए जो है वो इंग्लैंड में वापस आते हैं। 18 साल से वो एक जेल में बंद थे। ये जो नॉवल है 1859 में पब्लिश हुआ था। ये एपिसोड्स में एक मैगजीन थी ऑल द ईयर राउंड, उसमें ये इंस्टॉलमेंट में पब्लिश होता था। जैसे एक कहानी जो है वो पहले सप्ताह हो गई, फिर दूसरे सप्ताह हो गई, इस तरह से पब्लिश होता था और लोगों का एक इंटरेस्ट बना रहता था। 1859 में ये पूरा का पूरा नॉवल के तौर पे पब्लिश हो गया था। चार्ल्स डिकेंस ने दो हिस्टोरिकल फिक्शन लिखी है। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक और फिक्शन मींस काल्पनिक। काल्पनिक फिक्शन लिखी है, हिस्ट्री है, जो इंसिडेंट है वो रियल है, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे काल्पनिक हैं। एक तो अ टेल ऑफ टू सिटी जो हम पढ़ रहे हैं और दूसरा बारनेबी रज। अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह से कहानी को जो है नरेट करा गया है, तो देखो कहानी जो होती है वो फर्स्ट पर्सन में भी होती है। इसमें जो करेक्टर है नॉवल का वही कहानी सुनाए कि मैं मेरी ये कहानी और ऐसे वैसे, एक तरह से उसकी बायोग्राफी हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई एक तरह से, जब वो फर्स्ट पर्सन में सुनाता है। और एक दूसरा तरीका होता है जब बाहरी व्यक्ति कोई कहानी सुनाए। टेल ऑफ टू सिटीज जो है इसमें थर्ड पर्सन एक बाहरी व्यक्ति है। वो बाहरी व्यक्ति तो हम कहेंगे ही, वो बाहरी व्यक्ति जो है थर्ड पर्सन जो ही है वो कहानी ये सुना रहा है। और जो थर्ड पर्सन होता है जब कहानी सुनाता है तो उससे हम कहते हैं ओमनीसाइंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओमनीसाइंट वो होता है जिसको सब कुछ पता है, नॉवल में क्या हो रहा है उसे सब कुछ पता है, तो इस वजह से उसे ओमनीसाइंट कहते हैं। और ये थर्ड पर्सन नरेटिव है, इसमें एक बाहरी व्यक्ति कहानी सुना रहा है। पहले देखते हैं नॉवल की स्टार्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन से हुई है, एग्जाम में पूछा गया है कौन से नॉवल का ये है और कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। इसमें दो लिटरेरी डिवाइस हैं। शुरुआत में देखो जरा, इट वाज द, इट वाज द फ्रेज शुरुआत में रिपीट हो रही है, इट वाज द, इट वाज द, ठीक है। और दूसरा जो है वो मैं भी आपको चलो बताता हूँ, एनाफ्रा। एनाफ्रा वो होता है जब शुरुआत में फ्रेज जो होती है सेंटेंस की वो सेम हो। जैसे मैं कहूँ, ध्यान से सुनना आप, यू मस्ट डू दिस। यू मस्ट को मैं शुरुआत में रिपीट करूंगा, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट
ईट दिस, तो यू मस्ट रिपीट हो रहा है शुरुआत में, तो क्या हो गया एनेफ्रा। और जब बाद का वर्ड रिपीट, बाद का वर्ड सेम हो, अब तो वो होता है एपिस्ट्रफे। जब बाद का वर्ड एंड का वर्ड सेम हो, तो यहाँ पे एनेफ्रा है कि शुरुआती जो वर्ड है इट वाज द ये सेम हो रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा इसमें है लिटरेरी डिवाइस एंटीथीसिस। देखो एंटी से पहचान लो, एंटी अपोजिट, थीसिस तो पता ही है, थीसिस जो होते हैं जो लिखा हुआ होता है, अपोजिट चीजें हो, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, विपरीत आइडियाज होते हैं। और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम सा होता है। जैसे एग्जाम्पल है, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, ये विजडम होशियारी की एज थी। इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, ये मूर्खता की एज थी। अपोजिट आइडियाज हैं, विजडम और फुलिशनेस, अपोजिट आइडिया और सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। इट वॉज द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, तो ये क्या कहलाता है एंटीथीसिस। तो यहाँ पे भी एंटीथीसिस है, क्योंकि देखो बिल्कुल अपोजिट ग्रामेट, अपोजिट वर्ड है, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं, अपोजिट आइडियाज हैं। बेस्ट ऑफ टाइम्स, वर्स्ट ऑफ टाइम्स, सबसे अच्छा समय था, सबसे बुरा समय था। इट वॉज द एज ऑफ विजडम, ये होशियारी की एज थी। इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, ये मूर्खता की एज थी। इट वॉज द इपोक ऑफ बिलीफ, ये समय था विश्वास का। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बात की लाइन है, ये ब्लैक में ही है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप इसे रीड कर लो, एग्जाम्स में से पूछी गई है। तो दो इसमें हमें लिटरेरी डिवाइस मिलते हैं, एक एनेफ्रा, शुरुआती लाइन हो एनेफ्रा, और दूसरा जो है एंटीथीसिस, एंटीथीसिस। एक बार आप इसे देख लो, फिर आगे हम पढ़ते हैं। शुरू करते हैं, ये सारे के सारे करेक्टर्स हैं, कुछ इसमें कोटेशंस होंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा। कहानी शुरू होती है 1775 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले कहानी शुरू होती है। फ्रांस में बहुत ज्यादा महंगाई थी, बेरोजगारी थी, हर तरफ अन्याय था, गरीबों की कोई सुन नहीं रहा था। एक विद्रोह की भावना जो थी वो लोगों के मन में थी, राजा के खिलाफ, राजा के खिलाफ और राजा के जो सहयोगी थे, जो जमींदार थे, उन सबके खिलाफ एक तरीके के लोगों के अंदर एक गुस्सा था। इसके बाद में कहानी जो है बढ़ती है और हम पहुंचते हैं इंग्लैंड में। कहीं पे सीन जो है वो पेरिस फ्रांस में पहुंचेगा और कहीं पर इंग्लैंड में लंदन में पहुंचे। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जाविस लॉरी, ये एक बैंक है टेल्सन बैंक, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। टेल्सन बैंक है इंग्लैंड में, उसमें काम करते हैं। और ये जाते हैं मिलने उसी मानिए से, उसी मानिए से बताते हैं कि तुम्हारे पापा अभी जिंदा हैं और जो जेल है फ्रांस की, बेस्टाइल जेल, उसमें कैद है, उन्हें रिहा करा जा रहा है। लूसी मानिए को अचंबा होता है कि लूसी मानिए ने कभी भी अपने फादर को नहीं देखा था। और लूसी मानिए की जो मदर थी, वो लूसी मानिए को जब बहुत छोटी थी तो इंग्लैंड लेकर आ गई थी, जहां पे उन्हें ऐसा लगा कि उसके फादर को मार दिया गया है। लूसी मानिए को अचरज होता है। और यहाँ पे जो जार्विस लॉरी हैं, ये बतलाते हैं कि मैं जिस बैंक में काम करता हूँ टेल्सन बैंक में, उसके ये क्लाइंट थे अलेक्जेंडर मानिए, डॉक्टर अलेक्जेंडर मानिए, तुम्हारे फादर जो थे वो क्लाइंट थे। तो बैंक चाहता है कि तुम जाकर देखो कि क्या वाकई में तुम्हारे वो फादर हैं। अगर वो तुम्हारे फादर हुए तो फिर बैंक जो आगे जो भी उनके वो क्लाइंट थे तो उस हिसाब से उनको जो है हर्जाना है जो भी चीजें वो देगा। बहरहाल जार्विस लॉरी के साथ में जो उसी मानी है, ये पेरिस पहुंचती है। यहाँ पे कहानी हम आगे देखते हैं। पेरिस में एक जगह है वाइन शॉप, दारू की दुकान है, और ये वाइन शॉप है इन दो लोगों की। इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है मैडम डिफार्ज, मैडम डिफार्ज, और ये इसका हस्बैंड है अर्नेस्ट डिफार्ज। ये दोनों ही रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, जिसमें ये बहुत तगड़ी है। जो रेवोल्यूशन होता है क्रांति, उसमें जो कत्लेआम मचता है उसको कत्लेआम करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या काम करती थी, पता ना लगे किसी को, राजा के लोगों को, तो एक नाम जो था वो रजिस्टर में नोट कर लेती थी और बुन लिया करती थी, स्वेटर पे बुन लिया करती, निट बुन लिया करती थी, ताकि किसी को पता ना लगे। और नाम बुन लिया करती थी कि जब क्रांति होगी तो उसको हम मार देंगे। तो जो जो विक्टिम होते थे जिनको मारना है, उनके नाम ये बुन लिया करती थी और रजिस्टर में नोट कर लिया करती थी। उनकी वाइन शॉप थी। इस वाइन शॉप के ऊपर जो है कमरे बने हुए, वहां पर डॉक्टर अलेक्जेंडर मानिए जो है वो हैं। अब लूसी मानिए
जाविस लॉरी ये पहुँचते हैं, वो देखते हैं कमरा बिल्कुल अंधेरा है एकदम, और एक व्यक्ति बिल्कुल अंधेरे कमरे में जूता बना रहा है। ये व्यक्ति डॉक्टर अलेक्जेंडर मानिए जो हैं, 18 साल से एक बंद कोठरी में रहे थे, तो इनकी रोशनी की आदत खत्म हो गई है। रोशनी से ना डर लगने लगा है, और ये एक ही काम करा करते थे जेल में रहकर, जूते बनाने का। और इन्हें अब यही काम है, बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर थे लब, लेकिन अब जो है इनका अब यही काम रह गया है। जब भी होते थे तो यही काम करा करते थे, यही काम जानते थे, जूते बनाने का। जब इनकी डॉटर लूसी मानिए इनसे नाम पूछती है, तो ये कहते हैं 105, जो कैदी नंबर होता है वो अपना बताते हैं 105। लूसी मानिए इनके पास पहुंचती है, जो निशानियां हैं इनके पास, लूसी मानिए के पास, जिससे वो अपने फादर को पहचान सके, वो पहचान जाती है। तो अलेक्जेंडर मानिए ये साइकोलॉजिकली टूट गए हैं। ये देखते हैं कि जाना पहचाना चेहरा है, मेरी वाइफ से मिलता जुलता, और बाद में ये किसी तरह से अपनी डॉटर उसे पहचान जाते हैं। बहुत खुशी होती है, 18 साल बाद बाप और बेटी मिलते हैं, और ये सब लोग बाद में इंग्लैंड आ जाते हैं। इंग्लैंड में ये रहने लगते हैं, इनका इलाज चल रहा होता है, और थोड़ा थोड़ा इनमें इम्प्रूवमेंट होता है। यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है और शुरू होती है। एक फ्रांस का एक व्यक्ति है जो इंग्लैंड में रह रहा है। ये फ्रांस का व्यक्ति है, चार्ल्स एवरेमंड, जो अब उसने अपना नाम बदल लिया है चार्ल्स डार्ने। इस नाम से वो इंग्लैंड में रह रहा है। फ्रांस का रहने वाला था एवरेमंड, लेकिन अब जो है इसने अपना नाम बदल कर ये इंग्लैंड में रह रहा है। इसके ऊपर एक केस चल रहा है कोर्ट में। केस ये है कि ये फ्रांस का एक जासूस है जो इंग्लैंड में रह रहा है। तो यहाँ पर वकील जो है वो उसकी तरफ से लड़ रहे हैं। इसमें एक खास वकील है सिडनी कार्टन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सिडनी कार्टन जो है ये कभी भी अपने काम को दिल से नहीं करता है, बहुत ज्यादा दारू पीता है, और हमेशा जो काम होता है उसे ऐसे ही करता है, मन से नहीं करता। लेकिन जब ये सिडनी कार्टन चार्ल्स डार्ने को देखता है, तो इससे ताज्जुब होता है, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से काफी मिलती है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो शक्ल मिलने वाला है ये आगे आएगा। चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन की शक्ल काफी मिलती जुलती है। सिडनी कार्टन जो है वो केस बड़े मन से लड़ता है, और किसी तरह से ये केस चार्ल्स डार्ने जो होता है ये सिडनी कार्टन की सहायता से जीत जाता है। अब सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्ने ये दोनों एक सराय में मिलते हैं। चार्ल्स डार्ने धन्यवाद देता है कि सिडनी कार्टन तुमने मुझे जिता दिया। यहाँ पे सिडनी कार्टन जो है वो बहुत ज्यादा दारू पीता था। अब उसके बारे में उसे पता लगता है, सिडनी कार्टन जो था वो बताता है, आई एम अ डिसअपॉइंटेड जज, मैं एक निराश बेकार का व्यक्ति हूँ। आई केयर फॉर नो मैन ऑन, मैं किसी धरती पर किसी व्यक्ति की चिंता नहीं करता। एंड नो मैन ऑन अर्थ केयर्स फॉर मी, और ना ही कोई व्यक्ति मेरी चिंता करता। तो तुम अगर सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारी चिंता करी और तुम्हारी जान बचाई, ऐसा नहीं है। किसी वजह से मैंने तुम्हारा केस लड़ा, शायद वो हमारी शक्ल एक जैसी होगी, लेकिन इसकी कोई दूसरी वजह नहीं है। तो यहाँ पे जो सिडनी कार्टन बहुत दारूबाज व्यक्ति, ये कोटेशन आप ध्यान रखिएगा। सिडनी कार्टन कहता है चार्ल्स डार्ने से, सिडनी कार्टन ये कहता है। नेक्स्ट कहानी आगे बढ़ती है। लूसी मानिए जो है इसकी शादी नहीं हुई है। इस वजह से नॉवल के जो कई कैरेक्टर्स हैं वो इससे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे जो वकील है सिडनी कार्टन जो बहुत दारू पीता था, ये सिडनी कार्टन भी जो होता है सोचता था कि भाई मैं भी शादी कर लूँ इससे। लेकिन शुरुआत में जब इससे पूछा जाता है, भाई सी मानिए जो है वो अनमैरिड है और तुम शादी कर लो, तो वो ये कहता है, तो सिडनी कार्टन है, अ गोल्डन हेयर डॉल, गोल्डन हेयर डॉल, ये कहता है लूसी के लिए, लूसी मानिए के लिए ये कहता है। लेकिन पता नहीं क्यों सिडनी कार्टन को जो है लूसी माने से थोड़ा प्यार होने लगता है। ये सोचता है कि अगर ये लूसी माने मुझे मिल जाएगी तो जो मेरी बुरी हैबिट है वो मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पे कहानी अब जो है शिफ्ट होती है फ्रांस में। फ्रांस में जो जमींदार है परिवार, ये जमींदार परिवार इसी के रिलेटिव है, मार्कस एवरमंड। ये मार्कस एवरमंड एक पार्टी में है, और वहां से पार्टी में से बाहर निकलता है, एक लॉरी होती है घोड़ा गाड़ी, वहां से घोड़ा गाड़ी में जा रहा होता है। रास्ते में एक बच्चा घोड़ा गाड़ी से कुचल जाता है। मार्कस एवरमंड जो है बिल्कुल भी पछतावा नहीं दिखाता, और जो बच्चे का फादर होता है गैस्पर्ड उसको दुलारता है। और जब उसका बाप रो रहा होता है गैस्पर्ड, भाई बच्चे की डेथ हो गई, रो रहा होता है, तो उसकी तरफ सिक्का उछाल देता है मार्कस एवरमंड।
यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी है, ये मैडम डिफार जो कत्लेआम मचाएगी, ये भी पहुँचती है, ये भी विरोध करती है कि भई तुम कैसे ऐसे, एक बाप का बेटा खत्म हो गया और तुम कैसे उसे लड़ रहे हो, डाँट रहे हो। उसकी तरफ भी सिक्का उछाल देता है। तो लोग जो खड़े होते हैं उनके अंदर एक जो राजा है, उसके जो साथी लोग हैं, ज़मींदार, उनके खिलाफ एक गुस्सा भर गया है। ये मार्कस एवरमेंट पहुँच जाता है। यहाँ पर जो ये चार्ल्स डार्ने था, चार्ल्स डार्ने था, जो फ्रांस का व्यक्ति था, चार्ल्स एवरमेंट के नाम से नाम उसका रियल है, कि चार्ल्स एवरमेंट वह फ्रांस पहुँच चुका है और अपने चाचा, ये चाचा है, मार्कस एवरमेंट, उससे मिलता है। चाचा से इसकी बहस होती है कि जिस तरह से आप जो है लोगों के साथ में बुरा व्यवहार करते हो, तो कुछ नहीं समझते, ये बिल्कुल गलत है। और मैं जो अपना टाइटल है, मार्कस का ये टाइटल है, ये मैं छोड़ रहा हूँ। अपने परिवार से नाता खत्म कर रहा हूँ, मैं इंग्लैंड में ही रहूँगा। ये जो है चला जाता है। अगली सुबह पता लगता है कि ये जो मार्कस एवरमेंड है, इसका कत्ल हो जाता है और इसका कत्ल करा था जो लड़के का जो फादर था गैस्पार्ड, उसने कत्ल कर दिया था। तो हल्की सी चिंगारी शुरू हो गई है। ये जो चार्ल्स एवरमेंट जो था, ये फ्रांस का रहने वाला था, एक जमींदार के परिवार का था, लेकिन उसने अपना टाइटल छोड़ दिया, जमीन जमीन सारी छोड़कर आ चुका है और चार्ल्स डार्ने के नाम से ये इंग्लैंड में रह रहा था, जिसके ऊपर मैंने बताया था केस भी चल रहा था, जो जीत गया था सिडनी कार्टन की वजह से। चार्ल्स डार्ने इंग्लैंड में रहकर जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो पढ़ाता है और फ्रेंच लिटरेचर वहाँ पे पढ़ाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिडनी कार्टन है, ये लूसी माने से प्यार करने लगा था, लूसी माने से मिलता है और लूसी माने से कहता है कि मैं तुमसे जो है शादी करना चाहता हूँ और अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो जितनी मेरी बुरी आदतें हैं, दारू पीने की, मैं भी अपने वर्क को किसी को तमीज से करता नहीं हूँ, वो सब मैं अपने सुधर जाऊंगा। लूसी माने मना कर देती है, भाई ऐसा है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं चार्ल्स डार्ने से प्यार करती हूँ। सिडनी कार्डन जो होते हैं, कोई ऐसा वो नहीं दिखाते कि गुस्सा हो या कुछ हो, वो हट जाते हैं, वो यहाँ पे समझदारी दिखाते हैं, हट जाते हैं। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ प्रोफेशन की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक है जेरी क्रंचर, जो टेल्सन बैंक था, जिसकी वजह से इसी मानिए जो थी वो अपने फादर से मिलने गई थी। टेल्सन बैंक के क्लाइंट थे अलेक्जेंडर मानिए। टेल्सन बैंक का ये एम्प्लॉई है जेरी क्रंचर, ये लॉरी भी था। जेरी क्रंचर जो है ये एम्प्लॉई है और ये बैंक में तो काम करता है, साइड में एक काम और करता है। तो डेड बॉडीज जिनको दफनाया जाता था, ये रात में निकाल लिया करता था और जो डॉक्टर्स होते थे, रिसर्च करने वाले होते थे, उनको ये डेड बॉडीज दे दिया करता था जिस पे वो रिसर्च करता। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन था, वो छिपा के करता था, किसी को बताता नहीं है। एक बार जब वो कुल्हाड़ी रस्सी लेकर घर से निकल रहा होता है, तो इसका बेटा जग जाता है। क्या देखता है कि मेरे फादर कुल्हाड़ी लेकर रात में कहाँ जा रहे हैं, पीछे पीछे जाता है, तो देखता है कब्रिस्तान में पहुंच गए और उसके फादर के साथ में, जेरी क्रंचर के साथ में, दो तीन लोग और आ गए और वो कब्र को खोद रहे हैं और डेड बॉडी को निकाल ली ताबूत से। बेटा डरे आता है, घर पे वापस पहुंचता है, बहुत डरे आता है। तो यहाँ पे जो जेरी क्रंचर है, ये अपने बेटे को समझाता है। जेरी क्रंचर कहता है कि वो डेड बॉडीज को बेचता है डॉक्टर्स को, जो रिसर्च करते हैं, इससे वो पैसा उसे कमा लेता है अच्छा खासा। और वो कहता है कि जो मेरा काम है वो है रेजरेक्शन मैन। रेजरेक्शन होता है पुनर्जीवन, पुनर्जीवन वाला काम है। मैं आदमियों की जो डेड बॉडीज है, रेजरेक्शन डेड बॉडीज है, उन्हें दे देता हूँ और डॉक्टर्स पे रिसर्च करते हैं। वो रेजरेक्शन मैन का मेरा काम है। तो यहाँ पर जो है जेरी क्रंचर जो है, ये डेड बॉडीज को सेल करता है। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो हल्का हल्का स्टार्ट हो गया है। हर तरफ जो है लोगों के अंदर एक गुस्सा है और जो जेल थी, वो जेल के आसपास भी जो है एक तरह से लोग जो हैं वो उसके के खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। 1789 का समय है, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने पर क्या हुआ, कत्लेआम हो गया है। फ्रांस में एक तरफ कत्लेआम शुरू हो गया, राजा को मार दिया गया, राजा से रिलेटेड लोगों को मार दिया गया। और 1789 में, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लूसी मानी है और जो चार्ल्स डार्न है, इनकी शादी हो गई है। इन दोनों के उस समय बाद दो बच्चे होते हैं और जो इसका फादर था अलेक्जेंडर मानिए, ये भी अब काफी हद तक ठीक हो गया है। तो फ्रांस में एक तरीके से आग लगी पड़ी है, हर तरफ कत्लेआम हो रहा है। और जो ये क्रांतिकारी थे, मैंने इसमें बताया था मैडम डिफार्ज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हस्बैंड है। ये जो लोग मिलते थे शाही परिवार के लोग, उनका कत्लेआम कर देते, लिस्ट बना रखी थी, मैडम डिफार्ज तो बुन लेती थी नाम ट्विटर पर, और जो मिलता था उससे को वो जो नाम उसने नोट करे हुए थे रजिस्टर में और जो बुने हुए थे, तो उनका मर्डर कर देते। यहाँ पे कुछ जो है जो
रेवोल्यूशनरी थे, उनके नाम हैं। ये नाम अलग ही हैं, आपको एमसीक्यू में जब ऑप्शन आएँगे तो आप समझ जाओगे। जैक्स 1 जो कत्लेआम मचाने वाले लोग थे, तो जैक्स 1 था, जैक्स 2 था, जैक 3, जैक 4 जो है वो खुद ये है। जैक 4 यही है, इसका हस्बैंड। जैक 5 और द वेंजेंस, ये नाम ही है वेंजेंस, वेंजेंस होता है बदला, ये नाम ही है बदला। तो जब कत्लेआम हो रहा था, जो शाही लोग थे और जो जमींदार के परिवार के लोग थे, उनको ये सब लोग मार रहे थे। जिनको लीड कर रहे थे ये दोनों लोग, इसमें मैडम डिफार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लोग मार रहे थे। बहरहाल इंग्लैंड की बात करें, सब कुछ ठीक चल रहा था, लूसी मानिया की शादी हो गई है चार्ल्स डार्ने से, और बच्चे भी यहाँ पे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसको नॉवल में कहा गया है अ ड्रेडफुल सी राइजिंग। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अ ड्रेडफुल सी राइजिंग, भयानक समुद्री तूफान। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को इस नॉवल में कहा गया है। यहाँ पे क्या होता है कि जो चार्ल्स डार्ने है, चार्ल्स डार्ने का एक जान पहचान का व्यक्ति था जो फ्रांस में रह रहा था, उसका नाम है मैजियो गैबल। ये केयर टेकर था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, चार्ल्स डार्ने की जो था देखभाल करता था। तो इसे पकड़ लेते हैं रेवोल्यूशन और इसे जेल में डाल देते हैं। अब इसकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। चार्ल्स डार्ने होता है, वो सोचता है कि भी अब समय आ गया है कि मैं वापस फ्रांस में जाऊं, इसकी तरफ से गवाही दूं, इसको बचाऊं। चार्ल्स डार्ने को यकीन है कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास सारे कागज है, जो भी मेरे टाइटल थे, जमीन थे, वो मैं सब छोड़कर आ गया था। मैंने अपना नाता जो था, तो मेरा परिवार था, जमींदारों वाला परिवार था जो गरीब लोगों को परेशान करता था, उससे मैंने अपना सारा नाता तोड़ लिया था। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से बिना बताए अपने परिवार को ये जो है पेरिस पहुंच जाता है। पेरिस जाने से पहले फ्रांस में जो होता है, इसे कागज दिखाता है, तो उसे जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही ये पेरिस में पहुंचता है, चार्ल्स डार्ने को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि इसका नाम था चार्ल्स एवरमेंट, जो जमींदार के परिवार से रिलेटेड इसका नाम था, पुराना नाम। इस पुराने आइडेंटिटी की वजह से इसे पकड़ लिया जाता है। जब इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो लूसी मानिए, इसके पापा अलेक्जेंडर मानिए, जो 18 साल तक जेल में रहे थे, और दूसरे कैरेक्टर भी हैं, मिस प्रॉस, जेरी क्रंचर, जार्विस लॉरी, सिडनी कार्टन, कई सारे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो पेरिस में पहुंच जाते हैं इससे मिलने, कि भाई ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि फ्रांस में जेल में डालने का मतलब है कि इसे मौत की सजा हो जाएगी। यहाँ पर जो अलेक्जेंडर मानी है, जिन्होंने 18 साल जेल में बिताए थे, ये बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति, इनोसेंट थे। तो ये अपनी बात रखते हैं जज के सामने, जो मेरा दामाद है चार्ल्स डार्ने, ये निर्दोष है और इसका कोई लेना देना नहीं है। जो जमींदार परिवार था जिसने लोगों को मारा था, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीज छोड़कर इंग्लैंड में आ गया था। चार्ल्स डार्ने के बारे में लोग जानते हैं, क्योंकि चार्ल्स डार्ने एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको बिना वजह 18 साल तक जेल में रखा गया। यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि जो चार्ल्स डार्ने हैं, ये चार्ल्स डार्ने अलेक्जेंडर मानिए जो है, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, अलेक्जेंडर मानिए बिना किसी कारण को 18 साल तक जेल में रखा गया। अलेक्जेंडर मानिए वो काम करा करते थे चार्ल्स डार्ने के फादर और जो इसके चाचा थे, मार्कस एवरमेंट, वहाँ पे काम करा करते थे, डॉक्टर थे। जो चार्ल्स डार्ने के फादर थे और इसके चाचा ने एक लड़की का मर्डर कर दिया। ये बचा नहीं पाए अलेक्जेंडर मानिए। क्या करते हैं चार्ल्स डार्ने के फादर और चाचा, ये इसे पकड़वा देते हैं। राजा के लोग थे, शाही परिवार थे, कहते इसे पकड़वा देते और एक सीधे साधे व्यक्ति पर आरोप लगवा देते कि इसने करा है। तो ये जो 18 साल इसने बिताए उस जुर्म के लिए थे जो इसने करा ही नहीं था, और इसे फंसाया किसने? चार्ल्स डार्ने के परिवार ने फंसाया था। तो ये गवाही देता है कि भाई इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरा दामाद और अच्छा व्यक्ति है। बहरहाल चार्ल्स डार्ने को जो है छोड़ दिया जाता है और सब लोग खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद में चार्ल्स डार्ने को दोबारा से पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पर फिर से जो है सब लोग पहुंचते हैं कोर्ट में, गवाही देते हैं, भाई अब क्यों पकड़ लिया गया। तो यहाँ पर जो होता है, नाम जो आता है वो मैडम डिफार्ज का भी आता है, कि मैडम डिफार्ज ने जो था वो इसका नाम अपने स्वेटर पे बुन रखा था, और स्वेटर पे उन लोगों का नाम बुनती थी जिन्होंने कुछ गलत करा है। इसके परिवार ने क्योंकि गलत करा था, गरीबों को मारा था, इस वजह से इसे अपने परिवार की तरफ से सजा मिलेगी, तो इसे पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पर जो है एंट्री होती है सिडनी कार्टन की। सिडनी कार्टन वो व्यक्ति है जिसका चेहरा चार्ल्स डार्ने से बहुत मिलता जुलता है।
सिडनी कार्टन को पता लगता है कि एक इंग्लैंड का जासूस है जो फ्रांस में रह रहा है। उससे मिलता है, उससे कहता है भाई तुम्हारी जान पहचान क्या जेल के अंदर तक है? वहाँ पे चार्ल्स डार्ने रहता है। वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ले नहीं जाऊँगा। कहता अगर तुम मुझे नहीं ले गए तो मैं तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो मैं पुलिस वालों को बता दूँगा और तुम्हें मौत की सज़ा मिल जाएगी। वो जासूस जो है इंग्लैंड का वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। यहाँ पे जो सिडनी कार्टन है, वो दारू पीता रहता था, सड़क पे घूम रहा होता है और खुद से कह रहा होता है, आई एम द रेज़रेक्शन। ये बाइबल की लाइन कहता है, मैं पुनर्जीवन हूँ, एंड द लाइफ, और मैं जीवन हूँ। यहाँ पे रेज़रेक्शन जो है, वो सिडनी कार्टन कह रहा है, आई एम द रेज़रेक्शन, मैं पुनर्जीवन हूँ और मैं जीवन हूँ। तो रेज़रेक्शन यहाँ पे ऊपर कहा था जेरी क्रंचर ने, जो कब्र से डेड बॉडी निकालता था, और यहाँ पे सिडनी कार्टन कह रहा है, बाइबल की लाइन, आई एम द रेज़रेक्शन एंड द लाइफ। सिडनी कार्टन जो है, उसने एक प्लानिंग कर रखी है चार्ल्स डार्ने को बचाने की, क्योंकि दोनों का चेहरा मिलता जुलता था। यहाँ पे सिडनी कार्टन जो है वो कुछ दवाइयाँ लेता है बेहोशी की, और किसी तरीके से जो है वो जेल के अंदर पहुंच जाता है। जेल के अंदर जब वो पहुंचता है तो चार्ल्स डार्ने उसको वो बेहोश कर देता है, और चार्ल्स डार्ने के कपड़े जो है वो खुद पहन लेता है, और जो खुद है वो उस कमरे के अंदर रुक जाता है और चार्ल्स डार्ने को बाहर भेज देता है। चार्ल्स डार्ने का चेहरा तो इससे मिलता जुलता था, तो इसको कपड़े पहना के अपने बाहर भेज देता है, खुद ये अपने जब तक जो काल कोठरी होती है उसके अंदर रुक जाता है। अब यहाँ पर जो है सजा मिल चुकी है, लगभग 52 लोगों को, 52 लोगों को मौत की सजा मिलनी है। सिडनी कार्टन जेल के अंदर है। यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है। तो ये मैडम डिफार्स थी जो इसने कत्लेआम मचा रखा था, जो थिएटर पे नाम बोलने इसके दिमाग में और प्लानिंग चल, ये उसी को भी मरवाना चाहती है कि ये जो है इसका हस्बैंड है चार्ल्स डार्ने का, और चार्ल्स डार्ने को तो मौत की सजा मिल गई है, शाही परिवार से रिलेटेड था। वो सोचती है कि इसको भी मरवा दे लूसी। इसको मरवाने के मकसद से जो है ये जाती है। लेकिन क्या था, जो सिडनी कार्टन था इसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, जिसे पता था कि अब ज़रूर कुछ होगा, अगर मैं पकड़ गया तो ज़रूर कुछ होगा। तो ये पहले ही क्या करता है, लूसी माने और जितने लोग हैं, सब लोगों को फ्रांस से बाहर भिजवा देता है। केवल 2 लोग रुके हुए थे, एक तो जेरी क्रंचर और मिस प्रॉस। मिस प्रॉस उस समय कमरे में होती हैं। मिस प्रॉस जो हैं, ये लूसी मानिए की मेड नौकरानी है, बहुत अच्छी नौकरानी है, कमरे में होती हैं। मैडम डिफार्ज जो होती हैं, वो कमरे में जाती हैं, और मिस प्रॉस और मैडम डिफार्ज के बीच में हाथापाई होती है। मिस मैडम डिफार्ज एक पिस्टल निकालती हैं, दोनों लेडीज़ के बीच में हाथापाई होती है, मिस प्रॉस और मैडम डिफार्ज की। बंदूक चलती है, जिसकी वजह से मैडम डिफार्ज की डेथ हो जाती है और मिस प्रॉस बहरी हो जाती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, मैडम डिफार्ज की डेथ कैसे हुई थी? मैडम डिफार्ज और मिस प्रॉस के बीच में हाथापाई होती है। मिस प्रॉस जो है वो लूसी मानिए की मेड है, नौकरानी है। हाथापाई हो रही थी, जिसकी वजह से बंदूक चल जाती है, और बंदूक जो चलती है वो मिस प्रॉस के कान के पास चलती है, वैसे मिस प्रॉस बहरी हो जाती हैं। बहरहाल बाद में मिस प्रॉस और जेरी क्रंचर ये भी दोनों इंग्लैंड से बाहर चले आते हैं। अब हम देखते हैं कि सुबह हो गई है, फांसी होनी है, और जो सिडनी कार्टन है, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सिडनी कार्टन को जब ले जाया जा रहा होता है तो उससे आगे एक लेडी होती है, पुअर सी मिस्ट्रेस, एक अभागी जो होती है, सी मिस्ट्रेस होती है, टेलर होती है, लेडी है, वो पहचान जाती है। वो कहती है, आर यू डाइंग फॉर हिम? क्या तुम उसके लिए मर रहे हो? वो पहचान जाती है कि ये वो व्यक्ति नहीं है। क्या तुम उसके लिए मर रहे हो? सिडनी कार्टन कहता है, एंड हिज वाइफ एंड चाइल्ड, और उसके बच्चों के लिए और उसके लिए। सिडनी कार्टन जो था वो लूसी माने से प्यार करता था। लूसी माने ने चार्ल्स डार्ने से शादी कर ली, लेकिन सिडनी कार्टन जो था शादी भले ही नहीं कर पाया, लेकिन उसके हस्बैंड की जान बचाता है। खुद अपने आप को उसकी शक्ल मिलती थी, खुद जो होता है काल कोठरी में जाकर रहने लगता है। अब सिडनी कार्टन को जब जेल ले जाया जा रहा होता है मारने के लिए, मरने से पहले वो आखिरी सेंटेंस कहता है, इट इज़ अ फार फार बेटर थिंग, ये काफ़ी बेहतर है, दैट आई डू, जो मैं करता हूँ, दैट आई हैव एवर डन, जो मैंने कभी किया उससे ये काफ़ी बेहतर है। जो अब तक मैंने किया है, दारू पी है, कभी कोई काम ढंग से नहीं करा, उससे ये काफ़ी बेहतर है। इट इज़ अ फार फार बेटर रेस्ट, काफ़ी बेहतर एक विश्राम है, रेस्ट है, दैट आई गो टू, तो इसको अब मैं जीने जा रहा हूँ। अब मौत की सज़ा मिलने वाली है, तो अब मुझे रेस्ट मिलेगा, वो काफ़ी बेहतर है। देन आई हैव एवर नोन, जिसको मैं जानता हूँ। ये लास्ट वर्ड है सिडनी कार्टन के, जब उन्हें मौत की सज़ा दी जा रही होती है, तो वो ये लास्ट वर्ड सिडनी कार्टन जो है चार्ल्स डार्ने की जान बचा लेते हैं। तो एक वन साइड लव था, इसको आप देख लो, कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ में ये नॉवल खत्म हो जाता है।
एक बार आप देख लो बस इसे,